सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैं बात करूं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आता है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। सबसे पहले एक फिजिकल स्टेप होता है ब्रीदिंग, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। तो जैसे उन्हें हम कहते हैं ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एयर को खींचते हैं नोज के थ्रू, देन वो एयर जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर दूसरा स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बिटवीन एल्यूलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी। तो ये लंग्स के अंदर एल्यूलर मेम्ब्रेन है, इसके और इस कैपिलरी के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन होगा। O2 कैपिलरी के अंदर जाएगी और CO2 एल्यूलाई के अंदर आएगी, ठीक है। अब ये गैसेस क्या करेगी, इन गैसेस का होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ये गैसेस कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये गैसेस ट्रांसफर होगी। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डिफ्यूजन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ पर अपने पास ये आ गया कैपिलरी के अंदर से ब्लड डिफ्यूज होकर, जो गैस है वो डिफ्यूज होकर कहाँ पर जाएगी, टिश्यू के अंदर O2, और टिश्यू के अंदर जो CO2 रिलीज हुई थी वो आएगी कैपिलरी के अंदर, और यहाँ से सेम स्टेप वापस चलेगा, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर अपने पास गैस आ गई ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन गैस से क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, सेम चीज जो यहाँ पर इस टिश्यू के अंदर परफॉर्म होगा। इसके अंदर हम कहते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होएगा, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी ग्लूकोज को तोड़कर यहाँ पर अपन लोग ATP बनाने वाले हैं टिश्यू के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज होएगा और CO2 रिलीज होएगी। तो यहाँ पर जो CO2 रिलीज होगी वो वापस कैपिलरी के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हुए वापस एल्यूलाई के अंदर, एल्यूलाई से बाहर छोड़ दी जाएगी CO2, ठीक है साहब, ये हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ठीक है, अब किस ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है और इस ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की। अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूंगा तो उनके अंदर एंटायर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कौन से, पॉरीफेरा से लेकर एस्केलेंथीज फाइलम तक, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अर्थवर्म की। अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। बात करूंगा इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, यानी अपन कहते हैं ट्रैकेल ट्यूब रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स के अंदर। बात करूं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स ऑफ मोलस्कस। अब एक्वेटिक आ गया तो उनके अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा गिल्स के थ्रू, ठीक है। अब बात करें वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में फिशेस आते हैं और अदर वर्टिब्रेट्स में लंग्स के थ्रू होगा और फिशेस के अंदर गिल्स के थ्रू होगा। दो चीज़ याद रखें, एक तो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स, एक फिशेस, एक मोलस्कस, इनके अंदर होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कांट रेस्पायर थ्रू गिल्स। तो उसमें ऑप्शन हो सकते हैं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स, मोलस्कस, फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो आपको सीधा का सीधा एम्फीबियंस टिक मारता है, क्योंकि एम्फीबियन लंग्स से रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एओज और मैमल्स, ये सारे के सारे लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, और इस रेस्पिरेशन को अपन लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। साहब पल्मोनरी रेस्पिरेशन टर्म आया आपके बैच में। टर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। बात करूंगा एक एम्फीबियन जिसका नाम है मेंढक, फ्रॉग किसके थ्रू करता है भाई लोगों, फ्रॉग करता है लंग्स के थ्रू और मॉइस्ट स्किन के थ्रू फ्रॉग का रेस्पिरेशन होता है। लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस का मतलब, क्यूटिन का मतलब होता है स्किन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के लिए नाम रखा गया है साहब। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के लिए रखा गया और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन रखा गया है गिल्स के लिए। तो जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फिशेस में गिल्स और बाकी अदर वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एओज एंड मैमल्स के अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एक अपने पास चैम्बर आता है, अपनी छाती के अंदर एक चैम्बर बना होता है, उसे कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर किस चीज से बना होता है, तो एक चैम्बर की 4 बाउंड्री होती है, एक डोर्सल बाउंड्री, एक वेंट्रल बाउंड्री, एक लेटरल बाउंड्री और एक लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो जो डोर्सल बाउंड्री थोरेसिक चैम्बर की बनाता है वो वर्टिब्रल कॉलम बनाता है अपनी पीछे की तरफ, मैं कह सकता हूँ डोर्सल यानी कि पीठ की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली यानी आगे की तरफ स्टर्नम बनाता है। और लेटरली मैं बात करूं तो रिब्स, आप सबको पता है दोस्तों छाती के अंदर रिब्स होते हैं अपने पास, तो लेटरल बाउंड्री रिब्स बनाता है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा लोअर साइड के अंदर, आपने देखा होगा ये इंसान है तो यहाँ लोअर साइड में अपने पास डायाफ्राम प्रेजेंट होता है छाती के लोअर साइड में, तो इस वजह से थोरेसिक चैम्बर का लोअर साइड बनाएगा अपना डायग्राम तो डायफ्राम। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं किस तरीके से आपके सामने बात कर पाऊंगा दोस्तों, तो देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखेंगे सबसे पहले ये अपने पास आया ट्रैकिया और ये अपने पास हो गया एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस यानी ट्रैकिया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर ये लेरिंक्स प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, इसी से साउंड जनरेट होती है। अब ये जो ट्रैकिया था इसको कवर करता है एपिग्लॉटिस दोस्तों। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या है दोस्तों? एपिग्लॉटिस है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ। ये क्या करता है, जो ग्लॉटिस होती है यानी ट्रैकिया होती है उसे कवर करता है। जब अपन खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को क्लोज कर देता है इस तरीके से, जैसे ये विंड पाइप है इसके ऊपर ये पड़ा अपना एपिग्लॉटिस, जब भी अपन खाना खाएंगे ये एपिग्लॉटिस ऐसे इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और खाने को ट्रैकिया के अंदर जाने से बचाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रैकिया को सी शेप्ड इनकम्प्लीट हाइलेन कार्टिलेज की रिंग सर्कुलेट करती है। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि हाइलेन कार्टिलेज की बनी हुई होती है और ये इनकम्प्लीट होती है, मतलब अगर ये ट्रैकिया है तो इनको पूरी तरीके से कवर नहीं करती है, ये इनको करती है मतलब आगे से कवर करती है कि पीछे से हल्की सी जगह छोटी हुई रहती है, तो इस वजह से इनको इनकम्प्लीट रिंग्स भी कहा जाता है। मैं बात करूँ कि लंग्स होती है दो, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। अब इनको कवर करती है रिब्स, मैंने आपको बताया था थोरेसिक कैविटी के जो थोरेसिक चैम्बर होता है उनको लेटरली रिब्स कवर करती है, तो ये रिब्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये लंग प्रेजेंट है और यहाँ नीचे की तरफ डायफ्राम आप देख सकते हैं, डायफ्राम का शेप होता है डोम शेप डायफ्राम होता है अपने पास। बात करूँ ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? ट्रैकिया एक्सटेंड करता है अपना नेक से लेकर मिड थोरेसिक कैविटी के अंदर यानी T5 वर्टिब्रा के लेवल पर, यानी डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ पर T5 लेवल पर आकर प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं मैं कि ये जो एल है इसमें ये यार खड्डा किस चीज़ का है, तो इसको अपन कार्डियक नॉच कहते हैं। ये लेफ्ट लंग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब कार्डियक नॉच किधर की तरफ है, तो आपको सीधा उत्तर दे देना दोस्तों कि प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। मैं बात करूं प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती है दोस्तों लंग्स के दोनों तरफ, एक आउटर प्लूरा और एक इनर प्लूरा। सब आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा जो होती है वो थोरेसिक कैविटी के लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में रहती है, बल्कि जो इनर प्लूरा होती है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। तो साहब एक लंग्स के कांटेक्ट में है, एक थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में, ये रहा साहब लंग, ठीक है, एक तो यहाँ लंग के कांटेक्ट में है और एक थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। तो साहब मैं कह दूं बीच में जो जगह है उसको आप क्या नाम दोगे, तो उस जगह को अपन नाम देंगे साहब, क्या देंगे, उस जगह को अपन नाम देंगे प्लूरल स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन्स अपने पास। अब लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई थी वो डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद जाकर एल्यूलाई के अंदर एंड हो जाती है। तो लास्ट में अपने पास एल्यूलाई आता है जो सबसे छोटी यूनिट होती है लंग्स की। अब ये एल्यूलाई क्या करेगी? एल्यूलाई डिफ्यूजन के काम आती है। अब दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल स्पेस था उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो प्लूरल फ्लूइड क्यों होता है? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स की सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल में बात की अपन ने। अब एयर का पैसेज क्या होता है दोस्तों? एयर नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल्स में जाती है, उसके बाद नेसल चैम्बर में, उसके बाद फेरिंक्स में। याद रखना दोस्तों, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंक्स, शायद आपको ये याद होगा। तो उसके बाद लंग लैरिंक्स में जाती है, उसके बाद ट्रैकिया में, उसके बाद लंग्स में चली गई साहब एयर और वहां पर डिफ्यूजन होकर अपना रेस्पिरेशन करेगी साहब। बात करूं कि जोन कितने होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो 2 जोन होते हैं। सभी पूरी दुनिया को पता है दोस्तों कि 2 जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के। ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा।
टर्मिनल ब्रोंकियल्स गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स एल्वुलर डक्ट को जन्म देते हैं, और सबसे लास्ट में एल्वुलर सैक्स अपने पास प्रेजेंट रहते हैं, जिनको अपन क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई भी कहते हैं। अब मैं बात करूं कंडक्टिंग जोन की, तो कंडक्टिंग जोन होता है, कंडक्टिंग जोन जो एयर को कंडक्ट करता है वो होता है बाहर वाले नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक। कंडक्टिंग जोन होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, क्लियर करता है, ये एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाता है, यानी सारे काम कंडक्टिंग जोन करता है, बस मेन काम को छोड़कर, वो मेन काम है डिफ्यूजन, वो करता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन के अंदर अपने 3 चीजें आती है, एल्वुलर ब्रोंकियल्स, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलर सैक, यानी बोल दूं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स टू एल्वुलाई आर कम अंडर द रेस्पिरेटरी जोन, डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये रेस्पिरेटरी जोन के अंदर होता है। तो 2 जोन साहब आपके बैच में पढ़ाए मैंने, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, और शायद दोनों आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो गाइस अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है? ब्रीदिंग इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय मेनली 2 मसल्स। 2 मसल्स होती है IICM एंड EICM, इनके अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। जैसे 2 मसल्स, कौन कौन सी मसल? 2 तो ये हो गई इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और एक हो गई डायफ्राम। तो इन्हें टोटल 2 मसल में बोलूंगा, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है कि जो थोरेसिक वॉल्यूम होती है, जैसे ये थोरैक्स है तो ये नीचे डायफ्राम यहाँ पर होता है, तो अब ये डायफ्राम छोटा होगा तो कभी बड़ा होगा, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो होती है ना, इस एक्सिस के अंदर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करेगा, और वॉल्यूम को चेंज करेगा तभी तो उसके अंदर जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हुई तो एयर अंदर, वॉल्यूम कम हुई तो एयर बाहर, तो यानी जो डायफ्राम है वो थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और ब्रीदिंग में हेल्प कराएगा। जबकि इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे ये 1-2 रिब है, इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, जैसे ये एक इंसान है, इस इंसान के अंदर ऐसे रिब्स प्रेजेंट है, तो ये देखो ये वेंट्रल हो गई और पीछे की तरफ डोर्सल, तो ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करती है। व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल? मसल्स दैट प्रेजेंट विद इन द रिब केज। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या क्या फर्क होता है? तो इंस्पिरेशन होता है डायफ्राम और EICM के कॉन्ट्रैक्शन से, जबकि एक्सपिरेशन होता है EICM और डायफ्राम के रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल का, तो थोरेसिक वॉल्यूम, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ये EICM है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अंदर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी, और अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ी मतलब लंग्स भी एक्सपेंड हुए तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ी। अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ी तो जब किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ेगी तो यानी उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि PV इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, PV इजिकल्स टू NRT आपने सुना होगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। अब जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब क्या होगा कि जैसे ही अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो यानी अंदर का प्रेशर नेगेटिव होते ही एयर विल एंटर इनटू द लंग्स, और इसे अपन कहते हैं इंस्पायरेशन, और इसी का उल्टा होता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में डायफ्राम और EICM रिलैक्स करेगी, थोरेसिक वॉल्यूम कम, पल्मोनरी वॉल्यूम कम, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा और हवा को बाहर फेंक देगा, तो एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक है साहब, इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा, यही है जो मैंने समझाया है, ठीक है। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of abdomen muscles। एब्डोमेन के अंदर जो मसल्स होती है उनकी मदद से अपन लोग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए साहब अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की। किसकी? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। MCQ आता है, ध्यान रखना। और ये जो भी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स होती है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में इनका यूज होता है। सबसे पहले 4 तरीके की वॉल्यूम की बात करूं, टाइडल वॉल्यूम TV, इंस्पिरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम IRV, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV एंड रेजिडुअल वॉल्यूम RV।
सब जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो क्या होती है कि एक बार एक इंसान है, जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, बहुत गंदा इंसान बना है, लेकिन इसने एक बार में सांस ली और छोड़ी, तो जो हर बार अपन नॉर्मली सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो 500 ml वो होती है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाय नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसे अपन लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसे अपन कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो नॉर्मली हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो वो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन अगर एडिशनल एयर जो अपन लोग इंस्पायर करते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन से, उसे अपन कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ऐसे ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन से जो एक्सपायर एयर करते हैं उसे अपन कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। देन व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि अपन ने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया है ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, अब उस फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर जो हमेशा के लिए जो एयर रह रही, यानी वहां की रेजिडुअल है, वहां की रेजिडेंस है, उसे अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और इस रेजिडुअल वॉल्यूम को अपन लोग स्पायरोमीटर से नहीं नाप सकते क्योंकि ये तो बाहर ही नहीं आती। ठीक है साहब, अब बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। व्हाट इज IC? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब एक इंसान कितना इंस्पायर कर सकता है। एक तो टीवी जो नॉर्मली खींचता है सांस, उसके बाद एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जो खींच सकता है, तो ये हो गई। अब साहब दोनों को जोड़ दो, 5000 और 2500 से 3000 ml। तो एक बार मैं सबका आपको बता देता हूँ, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, IRV 2500 से 3000 होती है, ERV 1000 से 1100 होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होती है। ये डेटा आपको याद होना ही चाहिए, MCQ में आता ही आता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की मैं बात करूं तो TV प्लस IRV, वैसे के वैसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी TV प्लस ERV हो जाएगा, तो दोनों को आप जोड़ लीजिए। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप जैसे TV और IRV है तो इनको जोड़ लें। देखिए ये TV और IRV दोनों को जोड़ लें, समझ गए? ठीक है साहब, अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? मैक्सिमम एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। अपन लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन से कितनी एयर को अपन लोग ब्रीथ कर सकते हैं? मैक्सिमम एयर जो अपन लोग ब्रीथ कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन से। तो साहब एक तो जो ERV है वो पहले से अंदर पड़ी है, वो अपन ने निकाली नहीं है। अब अपन ने TV खींच ली नॉर्मल से, अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन से IRV खींच ली, तो वो टोटल वाइटल कैपेसिटी है कि इंसान कितना भी जोर लगा के हाईएस्ट इतनी खींच सकता है या बाहर निकाल सकता है, उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको आप इंजीनियर ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंजीनियर ERV प्लस RV, इनको जोड़ के आप वैल्यू लिख दें। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? एयर इन जो मतलब वो रेजिडुअल कैपेसिटी जो फंक्शनल है, तो यानी कि अगर अपन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया है तब जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया तो वो RV बचेगी, और नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो RV प्लस ERV ये बचेगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब सीधा याद करें ERV बिना किसी कंफ्यूजन के, इंजीनियर इंजीनियर ERV प्लस RV। टोटल लंग कैपेसिटी सारा सबको जोड़ दो तो टोटल लंग कैपेसिटी अपने पास आ जाएगी। ठीक है साहब, थोड़ी वक्त की कमी है तो थोड़ा तेज चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स कितने 12 से 16 टाइम्स पर मिनट एक हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ करता है, ये आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेल्थी ह्यूमन इंस्पायर एक्सपायर पर मिनट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, कितना नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर कितना वॉल्यूम एक इंसान अंदर की तरफ ब्रीथ करता है या एक्सपायर करता है वो करता है। 12 से 16 तो अपनी ब्रीदिंग हो गई, एक में 500 होती है TV, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 6000 से 8000 ml पर मिनट या फिर 6 to 8 लीटर पर मिनट एयर अंदर से बाहर करता है एक इंसान, रेस्पायर करता है पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू। अब साहब गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज की मैं बात करूं तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वियोलाई होती है लंग्स के अंदर वो प्राइमरी साइट होती है गैसेज एक्सचेंज के लिए। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है साहब, अब जो डिफ्यूजन हुआ वो उसकी जो रेट है कि तेज डिफ्यूजन हो रहा है कि धीरे डिफ्यूजन हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा उसका डिफ्यूजन ज़्यादा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। मेनली यही 2 फैक्टर्स होते हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा।
उसके बाद सॉलिबिलिटी की सीधी सी बात है साहब, मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉलिबिलिटी जिस गैस की ज़्यादा वो जल्दी डिफ्यूज होएगी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 जो होती है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है साहब। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो अपना कम होएगा जो क्या कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है साहब, थिकनेस ज़्यादा तो डिफ्यूजन कम होएगा। तो थिकनेस पर भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 की जो भी आपकी टेबल है वो NCERT में दी हुई है, इसको आपको याद करना, इस तरीके से याद करना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा और CO2 का कहाँ ज़्यादा। एल्यूलाई में बात करूँ तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और CO2 का कम है, तो यानी एल्यूलाई के अंदर CO2 आएगी और ऑक्सीजन एल्यूलाई से कैपिलरी में जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो सीधा सा पता है CO2 का ही ज़्यादा होगा तो CO2 का ज़्यादा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का ज़्यादा तो O2 का ज़्यादा। टिश्यूज़ के अंदर CO2 ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर CO2 रिलीज होती है और ऑक्सीजन तो यूज़ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो कितनी लेयर की बनी हुई होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, तभी तो गैस उसको पास कर पाती है यार। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो गैस कैसे पास कर पाएगी? तो यानी गैस के पास करने के लिए उसकी थिकनेस को 1 मिलीमीटर से भी कम रखा गया है भगवान की तरफ से। अब बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स की होती है? 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, तीनों याद होनी चाहिए आपको। स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एक तो साहब एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम सबको पता, टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि एल्वेलाई के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। उसके बाद जो एल्वेलर कैपिलरीज होती है उनकी एंडोथेलियम, और उनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है 3 लेयर की बनी हुई होती है अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर की, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैं बात करूं कि अपने को गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ऑक्सीजन और CO2 को अपने को ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट के बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखेंगे और इन्हीं के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी लगभग आधे घंटे का वीडियो इसका भी अपना बन चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि मैं बहुत कम टाइम में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, नेट का पेपर इजी आता है, तो इतना आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत काफ़ी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड ट्रांसपोर्ट होती है RBCs के थ्रू, और 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू RBC से ट्रांसफर होती है, और 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अब ऑक्सीजन के थ्रू कैसे, ऑक्सीजन RBC के थ्रू कैसे होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाती है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। साहब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है साहब, जो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड होकर उसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। RBCs में प्रेजेंट एक हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द अब रिवर्सिबल मैनर में क्यों नहीं होगा बॉन्ड? क्यों? क्योंकि अपने को टिश्यू के पास जाके वापस ऑक्सीजन को रिलीज भी तो करना है साहब, तो रिवर्सिबल मैनर में करना ही पड़ेगा बॉन्डिंग को, क्योंकि अगर इरिवर्सिबल मैनर में होती तो साहब ऑक्सीजन को छोड़ते कैसे? इसलिए ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। अब बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पहले तो आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में बनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस किस के बीच में बनाते हैं, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व बनाते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है उस परसेंटेज सैचुरेशन की, भाई 3 मॉलिक्यूल से हुआ तो 75% सैचुरेशन, 2 मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ तो 50% परसेंटेज सैचुरेशन, और अगर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो गया तो 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन। उस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में ये ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, और इस ग्राफ का जो शेप आता है वो सिग्मोइड कर्व आता है। MCQ बोल रहा हूं जिंदा मैं आपके बैच में, ये देखो मैं बोल रहा हूं सिग्मोइड कर्व का एग्जाम वो ग्राफ आता है, तो ये MCQ। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में बनाते हैं, तो ये MCQ। साहब लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया? ये MCQ। साहब राइट शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? ये MCQ। यानी मैं सिर्फ MCQ ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, आपके सामने जो नोट्स लेके आए हूं एकदम प्यारे नोट्स, MCQ ओरिएंटेड नोट्स। जब लेफ्ट शिफ्ट हुआ ये सिग्मोइड कर्व, तो
एल्वियोलाई के लिए फेवरेबल कंडीशन आई और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, जबकि राइट शिफ्ट किया तो टिश्यू के लिए फेवरेबल कंडीशन, टिश्यू भाई लेफ्ट शिफ्ट आता है एल्वियोलाई के पास, राइट शिफ्ट आता है टिश्यू के पास। अनफेवरेबल कंडीशन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, क्योंकि टिश्यू है साहब, ऑक्सीजन को रिलीज करना है। तो जब ऑक्सीजन को रिलीज करना है तो हीमोग्लोबिन CO2 का फॉर्मेशन करवाना है और HbO2 को तोड़ना है और HbCO2 को बनाना है। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा करना पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम करना पड़ेगा। वहीं लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं एल्वियोलाई के अंदर, फेवरेबल कंडीशन अपने को बनानी है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहां से हमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाकर अपने को टिश्यूज के पास ले जाके ड्रॉप करना ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए यहां पर नेसेसरी है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करवाया जाए, कंपाउंड का फॉर्मेशन करा जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड का। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा मेरे दोस्त, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना पड़ेगा, क्योंकि जो Hb मॉलिक्यूल CO2 के साथ बॉन्डेड है उनको मुझे तोड़ना है, उसके लिए मुझे PCO2 कम करना पड़ेगा। तो PCO2 यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में कम हो जाता है और PO2 बढ़ जाता है, और जो H+ होता है वो CO2 के साथ ही चलता है और टेम्परेचर CO2 के साथ चलता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जब H+ CO2 के साथ चलता है तो सब pH तो CO2 को उल्टा चलेगा ना, क्योंकि pH इज द माइनस लॉग ऑफ H+। मैं अब बता दूं आपको कि आपको कैसे याद करना है। CO2 साहब एक एसिडिक गैस होती है और H+ एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। तो यानी H+ और PCO2 अगर कम हो रहे तो साथ होंगे, बढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। लोडिंग ऑफ CO2 कहाँ पर होता है? टिश्यूज के पास होता है और वहीं पर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है। अनलोडिंग ऑफ CO2 कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई के पास होता है और वहीं पर लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। अब साहब मैंने ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा दिया, अब मुझे करवाना है CO2 का ट्रांसपोर्ट। CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन का 2 ही फॉर्म में हुआ था। ऑक्सीजन 97% तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ चली गई थी और 3% डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू, जबकि ऑक्सीजन का CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 20 से 25% तो कार्बोनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जैसे 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ था ना, यहाँ पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि CO2 की एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी थोड़ी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए 20 से 25% ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, जबकि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। याद रखना, MCQ बोल दिया मैंने आपके बैच में तुरंत ही आपके वीडियो में कि बाइकार्बोनेट आयन में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व प्लाज्मा के थ्रू होता है और ये मिनिमम होता है। साहब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन बोथ RBC एंड प्लाज्मा। ये तो साहब सीधी सी बात है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, एक एंजाइम है, कहाँ मत देखो। CO2 देखो, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है? बाइकार्बोनेट के आयन की फॉर्म में। तो वो बनेगा कैसे, वो दिखाते हैं। देखिए CO2 पानी के साथ मिलता है, जो ब्लड के अंदर पानी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बना लेता है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही ये टूट जाता है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म में आ जाएगा और CO2 पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर HCO3 में चला गया। ये कहाँ पर हुआ? टिश्यूज के पास। और जैसे एल्वियोलाई के पास जाएगा तो ये रिएक्शन वापस रिवर्सिबल हो जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC और प्लाज्मा दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, और मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC के अंदर ही होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज, और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ये याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो O2 होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो CO2 होगा, और टिश्यू के पास छोड़ेंगे तो O2 को छोड़ेंगे, एल्वियोलाई के पास छोड़ेंगे तो CO2 को छोड़ेंगे। और जब CO2 होएगा तो 4 ml, CO2 कम ट्रांसफर होता है, O2 का ज़्यादा होता है 5 ml। इतना याद रखना है। बात करते रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। 5 मिनट का और टॉपिक बचा आपका। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का रोल बहुत कम होता है रेस्पिरेशन को रेगुलेशन में। किसका होता है? मेन होता है नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन कैसे होता? अब ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है तो केमिकल रेगुलेशन में किसका रोल सिग्निफिकेंट आएगा? CO2 और H+ का, ठीक है साहब। नर्वस रेगुलेशन कैसे होता है उसके बाद बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की। नर्वस रेगुलेशन होता है मेडुला रीजन और पोन्स रीजन के थ्रू। मेडुला रीजन के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। जबकि पोन्स की मैं बात करूँ उसके अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, वो
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये वाला, ठीक है, इसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कुछ अल्टर करना हुआ, अगर हमें रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना है तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर कम कर देगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। तो नर्वस रेगुलेशन दो तरीके से हुआ, मेडुला रीजन, पॉन्स रीजन से। मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन को के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। केमिकल रेगुलेशन किस तरीके से होता है? केमिकल रेगुलेशन इस तरीके से होता है कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसके पास ही कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए। अब CO2 बढ़ेगा या H+ बढ़ेगा तो उसको ये सेंसिटिव होता है उसके लिए, तो ये इससे सेंसिटाइज करेगा और सिग्नल देगा ऑर्टिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी को, और रेस्पिरेट उसके थ्रू सिग्नल जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंस और अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। किस तरीके से होता है कि केमिकल रेगुलेशन की कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, वो CO2 और H+ के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। जैसे इनका अमाउंट बढ़ेगा तो ये सिग्नल जाएगा ऑर्टिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी के अंदर, और उसके थ्रू सिग्नल जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेंगे कि इन दोनों सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करो और रेस्पिरेटरी जो रेट है उसे बढ़ाओ ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है साहब, लास्ट टॉपिक बचा अपने पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स 3 है अपने पास, अस्थमा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा क्या होता है? एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होना अस्थमा है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ऐसे खर खर करके ब्रीदिंग आती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अस्थमा के अंदर ब्रीदिंग में। वीजिंग होती है, मैंने बोला खर खर, जो खर खर की आवाज़ आती है, वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ब्रोंकस, ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अस्थमा एलर्जिक बीमारी है, अस्थमा एलर्जिक बीमारी है, ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्स है, जो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कॉज करती है। दूसरी बार इसलिए पढ़ रहा था कि आपको याद हो जाए। और वीजिंग की साउंड आती है क्योंकि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकस सूज जाते हैं। एम्फाइसेमा सिगरेट पीने से होता है, ठीक है, याद रखना। अस्थमा तो एलर्जिक है और एम्फाइसेमा सिगरेट पीने से क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय तक रहता है, और सिगरेट स्मोकिंग से होता है। इसमें क्या होता है? एल्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाती है और अपने को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कॉज करती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन से होने वाला। कौन सा ऑक्यूपेशन? जो जहाँ पर डस्ट पार्टिकल से एक्सपोज हो, सिलिकास, ठीक है, जहाँ मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले, एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल जैसे सिलिका, तो ये क्या करता है? सिलिकोसिस कॉज कर देता है। सिलिकोसिस यानी कि लंग फिब्रोसिस। अब जो फाइब्रस टिश्यूज होंगे लंग्स के, उनमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा और उससे लंग डैमेज हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि जब डस्ट पार्टिकल से एक्सपोजर मिलता है तो सिलिका एक्यूमुलेट हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है, जो लंग्स होते हैं उनके अंदर फिब्रोसिस हो जाता है। जैसे फिब्रोसिस कैसे कि मतलब एक जम जाता है, ये सब इन्फ्लामेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यूज में और इससे लंग में डैमेज हो जाता है और रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे सिलिकोसिस, और अस्थमा एक एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है, और एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, पक्का इस साल MCQ आने के इनसे चांसेज हैं। इन्हीं के साथ आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर हुआ ख़त्म। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हो गया ख़त्म। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका कहना चाहूँगा धन्यवाद। बने रहिए इसी चैनल पर आगे के सभी चैप्टर्स के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।